हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का ऑनलाइन जो बिहार दरोगा के लिए टेस्ट चलता है उसी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नासिक अभिलेख से गौतमी बल से संबंधित है, सही है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, सही है। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था यह मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में हुआ था। मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में शासक था अशोक, और कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया हुआ है। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया, ये भी सही है। बेबीलोन कहाँ है तो इराक में पड़ता है। इसका सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहला मुसलमान भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, और यह सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासन करता था दाहिर, और भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान यह मोहम्मद बिन कासिम ही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अब्बास कासरवानी, जबकि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हास उज सिराज या दिल्ली सल्तनत के इतिहास के कवि लेखक थे। अब्बास खास सरवानी नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना बदायूनी के द्वारा किया गया था, बदायूनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था। तो पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो यह टीपू सुल्तान मांगा था। टीपू सुल्तान ने मदद मांगा था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, और 22 में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हो गया, जिस कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का शुरुआत किस तिथि से हुआ था। तो यह 1905 में हुआ था और 7 अगस्त 1905 से हुआ था, ठीक है। और इसकी जानकारी आनंद मठ पुस्तक में मिलती है। आनंद मठ पुस्तक में मिलती है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें से आपका सभी गांधी इरविन समझौता पहले हो जाएगा, उसके बाद भगत सिंह की फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सभी के सभी इसका ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो 15 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो क्रय विक्रय और बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें से गलत आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी सही है। और महाभियोग जिस सदस्य द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, ये भी सही है। जबकि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या बराबर है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था।
तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा बलराम जाखर। बलराम जाखर का कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे ज़्यादा रहा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है, नगर परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति यानी रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा मुक्ति की आयु 60 से 62 बढ़ाकर कर दी गई। यह 41वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया। 42वां भी 1976 में हुआ था, 41वां भी 1976 में हुआ था। जबकि वहीं अगर यूपीएससी का कहेगा तो 65 साल है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला से है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह कोची में है। कहाँ है? कोची में, कोची केरल में है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र में, गंगा डेल्टा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक इसमें से कौन है? तो यह हो जाएगा सीवेज। सीवेज एक आपका जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक, तो इसमें से द्वितीय प्रदूषक में आपका आ जाएगा स्मॉग। स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है, जबकि CO2, CO, फ्लाई ये सब प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी, 1973 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सेक्रेनाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। सेक्रेनाई उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2022 तो यह है वंशिका परमार, वंशिका परमार। अगला प्रश्न है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यह बनाए गए हैं नील मोहन। कौन बनाए गए हैं? नील मोहन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, टाइगर ट्रायम्फ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है। अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो इसका हो जाएगा सावज। यह शेर के बच्चा को सावज, मतलब यही हो जाएगा शेर। गुजराती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? शेर होता है, ठीक है, सावज है। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यपाल समूहों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो असम गुलाब चंद कटारिया सही है, झारखंड CP राधाकृष्णन सही है, मेघालय फागू चौहान सही है, जबकि हिमाचल प्रदेश है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यह गलत है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया है? तो इसका नाम है स्माइल योजना, स्माइल योजना।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है अंबेडकर और लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर। अगला प्रश्न है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो यह बने हैं अनिल चौहान। अगला प्रश्न है कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो यह किया गया LV M3 M2 के द्वारा वन वेब इंडिया 1 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना के लिए आवंटित की गई? तो हो जाएगा 79,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान हो गया पहला। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो यह किए थे ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है कि पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में है। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न है कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ में कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? बी ह्यूमन काइंड, तो यह मनाया गया रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? स्वैप समझौते पर, तो यह किया है मालदीव के साथ, मालदीव। अगला प्रश्न है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बने हैं राफेल नडाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो यह किया गया है गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? एशियान का 11वां सदस्य बना है तोमर लिस्ते। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा कर दिया है? तो यह 2041 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीकी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फीकी के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो यह है सामाजिक कार्यकर्ता थे इलाबेन भट्ट। अगला प्रश्न है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार जलप्रपात या राजस्थान में है, टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो यह हो जाएगा लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 ईस्वी में, जिसमें भारत 20% इस जल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपास, तो यह नागपुर में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य जिला है अग्रणी है बिहार का? तो हो जाएगा कटिहार जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल को कब परिचालन किया गया था? कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल का परिचालन 1998 ईस्वी में किया गया था, 1998। अगला प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना या हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो हो जाएगा इसको बल कहते हैं, बल। बल कैसे मात्रक?
न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यह हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन गामा किरण की वेधन क्षमता जो होती है, वेधन क्षमता वह सबसे ज़्यादा होती है, और आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा एक्स किरण की होती है। अगला प्रश्न है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण का जो आवर्धक होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक। अगला प्रश्न है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग में की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किस में दर्शाया जाता है? तो यह किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आविष्कार एक तरफ है, एक तरफ आविष्कारक। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, सही। डायनेमो का माइकल फैराडे, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, सभी सुमेलित सही है। अगला प्रश्न है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशत इसमें हो जाएगा 11.11%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत इसमें से बताना है? अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही है, जबकि अधातुएं धनायन बनाती है यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु बल सिद्धांत को तय किया था हिदेकी युकावा, हिदेकी युकावा ने किया था, हिदेकी युकावा। अगला प्रश्न है कि म्यूरिएटिक अम्ल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है, और वहीं पर सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल या सोरा का अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको वाइल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच इसमें समानता आपको बताना है। तो हो जाएगा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ये दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसी में समानता है। अगला प्रश्न है कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड तत्व को क्या कहते हैं? तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसमें धात्विक गुण में कमी आती है, उसके धात्विक गुणों में कमी आती है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फलों में मीठेपन के लिए जो शर्करा उत्तरदायी होती है उसका नाम है फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार? तो हो जाएगा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो यह हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा पेप्सिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, यही कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो यह आपका अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है बाजार में अधिक तरलता हो जाती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा किसको दर्शाया जाता है? फिलिप्स चक्र या वक्र द्वारा। तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या होता है? तो गिल्ट एज्ड बाजार जो होता है ना, यह एक सुरक्षित बाजार होता है, सुरक्षित बाजार। अगला प्रश्न है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो बैंक दर या वाणिज्यिक बैंकों को देता है? वाणिज्यिक बैंकों को बैंक दर पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा इसमें से सभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, यह सभी